तो कर रहे थे जहाँ से जितना करके आए हैं, कोई मसला कोई मुस्लिम मसाइल डिस्कस करना हो। अस्सलाम वालेकुम सर जी। मैंने वो ना थोड़ा सा नेसम का वो डोस बोस का थोड़ा सा पूछना था। आप स्क्रीन शेयर बताओ। कर लूँ अभी के लास्ट में? हाँ करो। ठीक है सर। हेलो। इधर। जी सर, एक अच्छा। मिनट सर, स्क्रीन ओके। शो हो रही है? हाँ वो ही है। सर ये माउंट करने के बाद मैंने ये तकरीबन माउंट कर लिया है। इससे आगे मुझे थोड़े स्टेप से कंफ्यूजन हो रहा है। लिखो डी कोलन। हाँ। जी। और इसके बाद क्या लिखना था? नेसम। हाँ नेसम स्पेस NASM ठीक होता है। है, NASM। ठीक है अच्छा स्पेस। सर जी, इसमें मेरी जो स्पेस, ठीक है। अब फाइल का नाम लिखो। सेकंड डॉट ASM। सेकंड। ठीक है जो सर। भी है मतलब फाइल का जो भी नाम है। ठीक है सर, स्पेस। स्पेस -O। ठीक है। -100। सेकंड डॉट कॉम। .com। स्पेस के बाद। हाँ स्पेस स्पेस के बाद। ठीक है, स्पेस देनी है यहाँ पर। हाँ .com। फिर और फिर स्पेस। स्पेस आएगी सर? हाँ ठीक है। -L। -L। स्पेस स्पेस। सेकंड डॉट LST। अब एंटर करो। उसके बाद ठीक है। एंटर कर दिया सर। हाँ वो पीछे फाइल भी जी। बन गई तुम्हारी विंडोज इसके में, मुझे न नजर आ गई। लिस्ट फाइल भी बन गई। अब AFD AFA। ठीक है स्पेस सर। सेकंड ठीक है। डॉट कॉम। करो एंटर। ठीक है। और अब इसको जी सर। F1 F2 करके चला लिया, उसके बाद इसको क्विट क्विट लिखो यहाँ पे, QUIT। ठीक ठीक है है सर। वापस आ गए। इसकी जी सर, स्क्रीनशॉट अब सेव थैंक यू। कर लो अपने पास, ताकि तुम्हें मसला ना हो। ठीक है सर, ओके। चलो। थैंक यू। अच्छा हमने पीछे कुछ चीजें छोड़ी हुई हैं, वो एक हेडिंग 1.8 छोड़ी हुई है। उसके बगैर अब काम नहीं चलेगा, मतलब वो ये बेसिकली थ्योरेटिकल हिस्सा है काफी सारा। काफी ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा ही है, लेकिन बहरहाल वो करना मतलब जरूरी है, उसके बगैर काम अब चल नहीं सकता। तो मैं अब आज थ्योरी वाले वो हिस्से कवर करूंगा, और बेसिकली सेकंड चैप्टर खत्म करूंगा। मेरा नहीं ख्याल हम थर्ड ही कर सकेंगे। सर ये जी, बड़ा मेरे मुश्किल। ना एक हाँ तो सॉरी, वो एक तो क्वेश्चन था कि हम जो वो डाटा वो कहते हैं, वो जो वेरिएबल है, लेबल है, वो हम उसके कोड के बाहर लिखते हैं असम्बली के। हाँ। तो वो क्या हम असम्बली के कोड के अंदर नहीं लिख सकते? नहीं फिलहाल नहीं। आ, बस ये 10 मिनट बाद करना, जब ये मैं 1.8 खत्म करके वेरिएबल्स की तरफ जाऊंगा ना, कि तब जी जी डिफाइन सर। करवाना, मतलब बताता हूँ, समझाता हूँ क्यों। ठीक है। सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल बेसिकली क्या था? वो ये था कि हम यूज कर रहे हैं 8088 का प्रोसेसर। ठीक है। 8088 was the first CPU to allow access to 1 MB रैम। पहले के प्रोसेसर्स यानी CPUs बिफोर दिस used only 64 KB रैम। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 8088 वो पहला प्रोसेसर था जिसने 1 MB मेमोरी एक्सेस करने दी। इससे पहले के जितने थे वो सिर्फ मैक्सिमम 64 KB रैम यूज कर सकते थे। ठीक है। अब
इनको 64 किलोबाइट रैम यूज करने के लिए कितनी वो बिटें चाहिए होती थी। अब ये पता नहीं तुम्हें कॉन्सेप्ट है या नहीं, ये डीएलडी में पढ़ा करते थे कि वो डीएलडी में नहीं डायग्राम्स बनाते थे कि भाई इतना इतनी लाइनें चाहिए होती हैं इतना काम करने के लिए, तो ये लॉग का फॉर्मूला होता है। तो लॉग ऑफ 64 किलोबाइट, 64 किलोबाइट कितना होता है, 64 × 1024 और बेस 2 के साथ। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें निकालना आता है, तो समझ अच्छी आती है अगर आता है तो। दिस वाज डन यूजिंग 16 बिट का एड्रेस, और इसकी लॉजिक मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है कि ये लॉग का फॉर्मूला होता है जिससे पता चलता है। खैर, इससे पुराने सीपीयूज जो थे वो 16 बिट का एड्रेस इस्तेमाल करते थे और 64 किलोबाइट मेमोरी इस्तेमाल करते थे। खत्म बात, सिंपल 2 की पावर 16 जो है वो ये आ जाता है। अब अ, जब ये 8088 आया तो इसको इसने 1 MB दे दी। टू एक्सेस 1 MB रैम यू नीड, चेक करते हैं कितनी है। तो लॉग ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाई ये किलो हो गया, ये मेगा हो गया। 2 दफा मल्टीप्लाई करोगे तो मेगा हो जाएगा, और बेस 2 के साथ लॉग लो तो 20 बिट का एड्रेस चाहिए होता है। बट तुमने काफी पढ़ लिया है इसको, असेंबली को, तुम्हें पता है कि मतलब 20 बिट का तो हमारे पास कोई चीज नहीं है। बट वी हैव नो रजिस्टर और बस ऑफ 20 बिट। हमारा जो पूरा आर्किटेक्चर है, वी आर ऑन 16 बिट आर्किटेक्चर। यार देखो, आजकल 64 बिट का एड्रेस चलता है आजकल, ठीक है। पिछले कोई 10 साल से, जब से 64 बिट का आर्किटेक्चर आया है, तो अब जो एड्रेसेस होते हैं वो 64 बिट के होते हैं। तो बसेस जो हैं वो भी 64 बिट की होती हैं, रजिस्टर्स जो हैं वो भी 64 बिट के होते हैं। सिंपल है, रजिस्टर के अंदर एड्रेस पड़ा 64 बिट का, वो बस के जरिए से सीपीयू के रैम के पास गया, डेटा उठाया, वापस आ गया। तो मतलब पूरा आर्किटेक्चर ही 64 बिट का है। ये एक मुसीबत ऐसा प्रोसेसर था जिसमें आर्किटेक्चर हार्डवेयर सारी 16 बिटों की थी, रजिस्टर 16 बिट के हैं, वो बसेस 16 बिट, सब कुछ 16 बिट का है। लेकिन एड्रेस जो चाहिए वो 20 बिट का चाहिए, क्योंकि रैम हमने 1 MB एक्सेस करनी है। ये प्रॉब्लम था, ठीक है। तो वी नीडेड अ वे टू कंस्ट्रक्ट 20 बिट एड्रेस फ्रॉम 16 बिट कंपोनेंट्स, ठीक है। ये प्रॉब्लम थी। अब मैं सोल्यूशन बताता हूँ कि किया क्या गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ये एक्चुअली मसला था जिसको सॉल्व करना था, ठीक है। तो सॉल्व दिस, designers came up with the segmented memory model। सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल आसान लफ्जों में क्या है, वो ये है कि पूरे का पूरा एड्रेस एक जगह पे नहीं पड़ा होता। अगेन फिर कह रहा हूँ, जिस तरह आजकल सिंपल है कि एड्रेस पूरे का पूरा एक रजिस्टर में पड़ा होता है, वो एक बस के ऊपर चला जाता है और काम खत्म हो जाता है। सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल में पूरा एड्रेस एक जगह पे नहीं पड़ा होता, ठीक है। तो लॉजिकल एड्रेस वाज कंपोज्ड ऑफ segment and an offset, which together combined to produce a 20-bit physical एड्रेस। अब पता नहीं तुम्हें लॉजिकल और फिजिकल एड्रेसिंग का भी कॉन्सेप्ट है या नहीं। ये डेटा स्ट्रक्चर से डेवलप उससे होता है, सॉरी, डेटा कम्युनिकेशन से, कि फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस क्या होता है। इज कंपोज्ड ऑफ अ 16-बिट सेगमेंट, 16 बिट की सेगमेंट, और 16 बिट का ऑफसेट होता है। अगर उसका कॉन्सेप्ट नहीं है लॉजिकल और उसका, तो सिंपल सी बात ये है कि रैम जो है, रैम नीड्स अ फिजिकल एड्रेस टू एक्सेस डेटा। रैम एक अलमारी की तरह है जिसके ऊपर, जिसमें हर सेल का एक एड्रेस है, राइट, बचपन से ये पढ़ रहे हैं। तो रैम से कुछ सेल निकालने, कोई डेटा निकालने के लिए तुम्हें उस सेल का फिजिकल एड्रेस चाहिए, तुम्हें उस घर का एग्जैक्ट पता चाहिए। वो एग्जैक्ट पता फिजिकल एड्रेस होता है। मकान नंबर 4, गली नंबर 6, मोहल्ला नंबर 10, ये फिजिकल एड्रेस होता है। सीपीयू
फिजिकल एड्रेसेस पे काम नहीं करता। फिर जब सीपीयू कहते हैं तो हम बात करते हैं उसकी प्रोग्रामर की बेसिकली ना। तो प्रोग्रामर को क्या पता कि एग्जैक्ट एड्रेस क्या है? प्रोग्रामर को बिल्कुल नहीं पता कि एग्जैक्ट एड्रेस। मैं तुम्हें समझाता हूँ, भी एग्जांपल देता हूँ। तो सीपीयू प्रोड्यूस करता है लॉजिकल एड्रेस। सीपीयू प्रोड्यूसेस लॉजिकल एड्रेस। तो इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन इधर नहीं कर सकता। सीपीयू प्रोड्यूसेस लॉजिकल एड्रेस का मतलब है कि तुम जब प्रोग्रामिंग करते हो तो तुम लिखते हो इंट एक्स इज इक्वल टू 10 और एक्स प्लस प्लस। ठीक है जी। अब ये हर एक को पता है कि क्या हो रहा है कि एक्स की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं। जाहिर बात है, एक्स एक वेरिएबल है जो रैम में पड़ा हुआ है, उसमें 10 पड़ा हुआ है। जब आप एक्स प्लस प्लस कहते हो तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। बट प्रोग्रामर को या सीपीयू को यहाँ पे क्या पता कि फिजिकल एड्रेस क्या है? फिजिकल एड्रेस मीन्स कि एक्स किस सेल पे पड़ा हुआ है, ये तो किसी को नहीं पता। तो प्रोग्रामर या सीपीयू लॉजिकल एड्रेस से काम करता है। यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस क्या है? एक्स। हमने एक नाम दे दिया उसको। इसी तरह तुम्हारा घर है, तो तुम्हारा घर एक खास सेल में है, तो उसका एड्रेस एक खास बनता है, मकान नंबर 4, गली नंबर 10। ये उसका फिजिकल एड्रेस बनता है। अब लॉजिकल एड्रेस उसके जितने मर्जी बना लो। वो दूध वाले की दुकान से चौथा घर है, वो दूसरी गली में राइट साइड पे तीसरा घर है, मतलब ये लॉजिकल एड्रेसेस हैं। लॉजिकल एड्रेसेस का मतलब है कि जिधर से जिसको समझ आता है उसने अपना एक रेफरेंस क्रिएट कर लिया है। ठीक है। लेकिन फिजिकल सारी जिंदगी एक ही रहेगा। अब इन दोनों चीजों के दरमियान में एक पुर्जा होता है जिसको एमएमयू कहते हो। तो एमएमयू कन्वर्ट करता है। एमएमयू मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है, लेकिन हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं बस जिक्र करूंगा, आगे डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो एमएमयू इज अ पीस ऑफ हार्डवेयर which converts लॉजिकल इनटू फिजिकल। एमएमयू इन दोनों के दरमियान में एक चिप लगी होती है जो लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट कर रही होती है फिजिकल में। ठीक है। वंस अगेन प्रोग्रामर इस तरह से सोचता है, अपने कोड में सोचता है कि यार एक्स को बढ़ाना है, वाई को कम करना है। उसको कतन ना तो परवाह होती है, ना पता होता है कि एक्स का फिजिकल एड्रेस क्या है। उसको हो ही नहीं सकता कि उसको पता है। तो फिर सीपीयू को कैसे पता होगा? सीपीयू तो गुलाम है इसका इंस्ट्रक्शन का, उसके पास इंस्ट्रक्शन चलनी है, तो सीपीयू को नहीं पता। तो सीपीयू निकालता है लॉजिकल एड्रेस, दूध वाले की दुकान से चौथा घर। लेकिन रैम उसके ऊपर नहीं चल सकती। रैम हैज टू हैव अ फिजिकल एड्रेस टू वर्क। तो अब ये लाइन पढ़ो। लॉजिकल एड्रेस was composed of a 16-bit segment and offset which together combined to produce a 20-bit physical address। तो सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल में ये किया गया कि जो लॉजिकल एड्रेस की शक्ल है वो ये होती थी, सेगमेंट रजिस्टर होता था और साथ उसके ऑफसेट रजिस्टर होता था, और इसको कंबाइन किया जाता था इनटू फिजिकल एड्रेस ऑफ 20 बिट। खत्म, सिंपल। इस पूरी किताब में जब भी लॉजिकल एड्रेस की बात होएगी या रैम में जब भी हमें जाना होएगा, तो हम एड्रेस सिर्फ एक जगह पे नहीं रख सकेंगे। ये नहीं होएगा कि एड्रेस एक रजिस्टर में रख दें। वजह 16 बिट का है यार, रजिस्टर 16 बिट का है, एड्रेस 20 का है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। तो हमें कोई सिस्टम चाहिए। वो सिस्टम ये है कि एड्रेस का कुछ हिस्सा सेगमेंट में आता है और एड्रेस का कुछ हिस्सा ऑफसेट में आता है। ये दोनों रजिस्टर्स हैं, ये दोनों मतलब रिमेंबर दैट सेगमेंट एंड ऑफसेट आर बोथ 16 बिट रजिस्टर्स। अब एमएमयू इनको कंबाइन करके किसी तरह से 20 बिट का एड्रेस बनाता है, वो भी बात करते हैं। ये जो आपने रजिस्टर्स ये जो रजिस्टर्स थे आपके, इनमें ये 4 रजिस्टर्स क्या थे? ये सेगमेंट रजिस्टर्स थे। कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, ये सेगमेंट रजिस्टर्स थे। और इनके साथ कुछ ऑफसेट रजिस्टर्स होते हैं, वो कोई भी इस्तेमाल हो सकते हैं, इतनी खास बात नहीं है। अच्छा, अब एड्रेस बनता किस तरह है, इनकी डेफिनेशंस क्या है? तो डेफिनेशन तो इतनी खास नहीं है।
लेकिन बहरहाल सेगमेंट रजिस्टर्स ये हैं कौन से, ये चार हैं जो मैंने अभी तुम्हें दिखाए हैं। दीज आर यूज्ड टू ओपन अ 64 KB विंडो इनसाइड रैम, और ऑफसेट tells exact location of the cell within that window। डेफिनेशन ये होती है कि सेगमेंट होता क्या है और ऑफसेट होता क्या है। तो सेगमेंट और ऑफसेट ये करते हैं कि जो भी सेगमेंट की वैल्यू होती है ना, फॉर एग्जांपल कुछ भी वैल्यू 100 है वट, तो ये एक इमेजिनरी विंडो यहाँ पे खोलता है 100 की, ठीक है। तो इमेजिन करो कि तुम्हारे सेगमेंट रजिस्टर में, किसी भी सेगमेंट रजिस्टर में पड़ा हुआ है 0100, और उसके ऑफसेट रजिस्टर में पड़ा हुआ है 00, ठीक है। तुम्हें पता है कि एड्रेस जो बनता है वो दो रजिस्टर्स मिला के बनता है, सेगमेंट और ऑफसेट। अब सेगमेंट ये करता है कि वो एक इस 1 MB मेमोरी में एक इमेजिनरी विंडो खोलता है, किस एड्रेस पे, 0100 पे। 0100 पे वो एक इमेजिनरी विंडो खोलता है। इस विंडो का साइज 64 KB होता है, इमेजिनरी विंडो है। अब आईपी ये बताता है, यानी सॉरी ऑफसेट ये बताता है कि उसके अंदर कितना जाना है, यानी उस विंडो के अंदर हमने कितना जाना है। तो फाइनली जिस जगह तक पहुंचते हो वो एक सेल होता है, एक जगह होती है जहां तक तुम पहुंचना चाह रहे होते हो, ठीक है। यानी ये जो ऊपर कितना गए हो 20, तो ये ऑफसेट का काम है ना, ऑफसेट ये बताता है। तो इधर तुम गए हो 20। सेगमेंट किसी भी जगह पे एक इमेजिनरी विंडो खोलता है 64 की, और ऑफसेट ये बताता है कि उस विंडो के अंदर कितना जाना है, 10 बाइट जाना है, 20 बाइट जाना है, 30 बाइट जाना है। तो इन दोनों की मदद से हम फिजिकली एक जगह तक पहुंच सकते हैं, फिजिकल एक एड्रेस तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये तो इसकी थ्योरी हो गई। अब एक्चुअली प्रैक्टिस में ये है कि ये जो लॉजिकल टू फिजिकल की ट्रांसलेशन है, जो एमएमयू कर रहा है बेसिकली, वो हो कैसे रही है। लॉजिकल दो हिस्सों में मुश्तमिल है, सेगमेंट और ऑफसेट। तो सेगमेंट 4 डिजिट्स पे होती है, 1 2 3 4। भाई 16 बिटों की है ना सेगमेंट, तो सेगमेंट 4 के ऊपर होती है। इसके आगे एक जीरो लगा दो, और ऑफसेट भी 4 पे ही होता है, 1 2 3 4, ठीक है जी। ऑफसेट के पीछे एक जीरो लगा दो। ये मसला तो नहीं हुआ, ये 16 बिटों का है ना, सेगमेंट 16 बिटों का होता है ना। तो हेक्सा का एक डिजिट जो है वो 4 बिटे होता है, तो जाहिर बात है ये 16 बिटें लिखी हुई हैं, ये भी 16 बिटें लिखी हुई हैं। तो सेगमेंट जो भी लिखी हुई है उसके आगे एक जीरो लगा दो, ऑफसेट जो भी लिखा हुआ है उसके पीछे एक जीरो लगा दो। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है जी। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो 20 बिट का फिजिकल एड्रेस आएगा। किसी को कुछ समझ आए ना आए, ये लाजमी कर लेना, मतलब ये तुम्हें एमसीक्यूज आते हैं, असाइनमेंट आती है। एक्चुअली ये समझ आना सारा ही जरूरी है, लेकिन ये एक दिन में समझ आ नहीं सकता। इसको मैं छोड़ता भी इसीलिए गया हूँ कि आपको कुछ थोड़ी सी बेस आपकी बन जाए, फिर आप इसको हाथ डालो। तो इवेंचुअली तो ये वाली बात है कि वो सेगमेंट एक विंडो खोलता है और उसके अंदर ऑफसेट आता है। अच्छा, अब आपको इस तरह की चीजें बार बार आपसे पूछी जाएगी कि सेगमेंट के आगे जीरो लगाओ, ऑफसेट के पीछे जीरो लगाओ, और फिर ऐड करके फिजिकल एड्रेस पैदा करो। ओवरलैपिंग सेगमेंट्स की भी बात करता हूँ। अच्छा, एड्रेसेस तुम्हें इस तरह से लिखे हुए मिलेंगे पूरी किताब में, पूरी किताब में तुम्हें इस तरह से एड्रेसेस अब लिखे हुए मिलेंगे, और तुम देखते ही ये दरम्यान में कोलन लगा होगा, और तुम देखते ही कहोगे कि यार पहली चीज जो है वो सेगमेंट है, और दूसरी चीज जो है वो ऑफसेट है। अच्छा, सेगमेंट तो वो 4 रजिस्टर्स हैं, CS DS ES SS, वो 4 रजिस्टर्स में ही हो सकती है सेगमेंट। ऑफसेट किसी भी रजिस्टर में हो सकता है, डजेंट मैटर, लेकिन वो है 16 बिट का ही।
अच्छा, इसी तरह से ये सेगमेंट है और ये ऑफसेट है। तुमसे कहा जाएगा कि इसको कैलकुलेट करो 1DD0100। तो फॉर एग्जांपल तुमसे कहा जाएगा कि भाई कैलकुलेट फिजिकल एड्रेसेस फॉर 1DD0100 एंड 1DD 00000। ठीक है, ये जरा जल्दी से कर लो, करके मुझे आंसर बताओ। आपको दो लॉजिकल एड्रेसेस दिए हुए, इसका भी फिजिकल कैलकुलेट कर लो, इसका भी फिजिकल कैलकुलेट कर लो। जरा खुद करो, 2 मिनट लगाओ। जी भाई, बनती है कुछ? सेगमेंट लिखो, उसके आगे 0 लगा दो। ऑफसेट लिखो और उसके पीछे 0 लगा दो। ठीक है, और इनको ऐड कर दो बस। तो इनको ऐड कैसे करोगे? 1DED 0 ऐड करना नहीं आता, वैसे तो आना चाहिए, लेकिन अगर ऐड करना नहीं आता तो वो खोलो, कैलकुलेटर खोल लो और कैलकुलेटर पे कर लो, क्योंकि ये आपको एग्जाम में आना ही आना है। तो दूसरा था 1DED, था ना सेगमेंट 1DED, तो इसके आगे 0 लगाओ। और ऑफसेट था 0000, तो उसके पीछे 0 लगाओ। 1 2 3 4 पीछे 0 लगाओ, तो ये आ, बन जाएगा। ठीक है, और इनको ऐड कर लो, तो ये आ जाएगा 1DED 0। अब तो देखो हुआ क्या है, मेरे पास दो डिफरेंट लॉजिकल एड्रेसेस थे। सो टू different logical addresses are translating into the same physical address। कोई मसला नहीं, तुम्हारे घर का फिजिकल एड्रेस तो एक ही होता है सारी जिंदगी, फिजिकल एड्रेस तो एक ही रहता है, लेकिन लॉजिकल कई हो सकते हैं। मैंने निशानी रखी हुई है मस्जिद से, तुमने निशानी रखी हुई है दूध वाले की दुकान से, तो वो लॉजिकल एड्रेस तो जितने मर्जी बना लो। ठीक है, तो वो ये होते हैं। आ, इसको सारे को रिवाइज करो, किताब से पढ़ो, और फिर मुझे बताओ अगली दफा कि अगर नहीं होता तो फिर दोबारा इसको किसी तरीके से करेंगे। ये बड़ा जरूरी है। ठीक है, इसको आप वो नहीं कर सकते। अच्छा, इसको बाय द वे ओवरलैपिंग सेगमेंट्स कहते हैं। ओवरलैपिंग सेगमेंट्स का मतलब है कि दो डिफरेंट सेगमेंट्स का एड्रेस बना के फिर आपको एक जगह, देखो ना, जैसे ये पूरी मेरी रैम है। ठीक है, अब ये सेगमेंट क्या कर रही थी, 1DDD, ये यहाँ पे विंडो खोल रही थी 1DDD पे, और फिर उसके अंदर जाना था 100। 1DDD के अंदर हमने जाना था 100, तो उसके 100 गए आगे, तो हमारे पास ये एड्रेस आ गया, ये वाला सेल आ गया। लेकिन इस सेल तक पहुंचने का एक और तरीका ये था कि हम विंडो यहाँ पे खोलते, 1DCD पे खोल लेते, और फिर उसके अंदर 200 चले जाते। तो बात वो ये है कि तुम्हारे घर तक पहुंचना है, एक्चुअली फिजिकल एक ही जगह तक पहुंचना है। लॉजिकली उसको जैसे मर्जी पहुंचा दो, डजेंट मैटर।
ये एक दिन में नहीं होता कभी भी, ये बहुत टाइम लगता है इसको, आहिस्ता 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 हर उसमें क्लास में थोड़ा थोड़ा सा ये होता है। तो ये हेडिंग बड़े गौर से पढ़ना है एक एक लफ्ज, और कोशिश करना कि डिस्कस करो अगली दफा अगर इसमें कोई मसला है। सर लॉजिकल में अगर डिफरेंस हो तो परफॉर्मेंस पर कोई फर्क पड़ता है? लॉजिकल है क्या? लॉजिकल एक रैम के एक सेल तक पहुंचने का एक तरीका है, एक निशानी है। तो लॉजिकल तो प्रोग्रामर की मर्जी है। तुम प्रोग्रामर लॉजिकल जैसे मर्जी बनाए, उसने एक्स बना ली, वो अरे बना ले, वो अरे को एक पॉइंटर से पकड़ ले, दूसरे पॉइंटर से पकड़ ले, ये प्रोग्रामर की मर्जी है। तो इवेंचुअली आपको पहुंचना है, प्रॉब्लम हार्डवेयर का प्रॉब्लम ये है कि उसने एक सेल तक पहुंचना है, तो उस सेल के लिए उसको फिजिकल एड्रेस चाहिए होता है। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, वो मतलब दरमियान में एक ट्रांसलेटर है, बस वो ट्रांसलेट कर रहा है। मैं इस तरह सोच रहा था ना, एक चीज़ की तरफ जाने के दो रास्ते हैं, एक शॉर्ट होता है, एक लेंथी होता है, तो मैं इस हिसाब से पूछ रहा था। लॉजिकल एड्रेसिंग इस बात पे नहीं वो चलती। वो जो घर वाली मिसाल है उसमें तो ये हो सकता है कि ठीक है मस्जिद से रास्ता लंबा है और उधर से रास्ता छोटा है, लेकिन वो मतलब लॉजिकल एड्रेसिंग इस तरह से नहीं चलती। लॉजिकल एड्रेसिंग कर क्या रही है, वो सिंपली एक विंडो खोल रही है और उसको उसके अंदर एक खास लिमिट में जा रही है। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस चैप्टर में हमने बेतहाशा एड्रेसिंग के तरीके पढ़े थे, एड्रेसिंग मोड्स पढ़े थे। हम कर क्या रहे थे कि हमने एक अरे बनाई हुई थी, उसको हम सम कर रहे थे, लेकिन वो कई तरीकों से हम कर रहे थे। कभी हम उसका एड्रेस पकड़ते थे उसके जरिए से, मेरी फाइल को माई फाइल दी है, नहीं, फर्स्ट, ठीक है। हम बड़ा सिंपल सा काम कर रहे थे कि हमारे पास कुछ एक अरे होती थी, डेटा होता था, और उसको हम पकड़ते थे इसमें बड़ी डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से। कभी हम बी एक्स के जरिए से पकड़ते थे, कभी हम नम वन के जरिए से पकड़ते थे, कभी नम वन प्लस टू के जरिए से पकड़ते थे। तो दीज आर कॉल्ड एड्रेसिंग मोड्स, ठीक है। एनीथिंग इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड एन इफेक्टिव एड्रेस। तो पता लग चुकी है ये बात कि तुम जब स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो तो बेसिकली तुम रैम का एक पॉइंटर दे रहे होते हो, एक एड्रेस दे रहे होते हो, और सीपीयू उस एड्रेस तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब आज तुमने पढ़ा है कि एड्रेस बनता कैसे है, वो सेगमेंट और ऑफसेट की मदद से बनता है, ठीक है। तो बट वी नो दैट लॉजिकल एड्रेसेस जो प्रोग्रामर बना रहा है आर ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ सेगमेंट एंड ऑफसेट। तो ये कैसे एड्रेस बन गया, खाली बी एक्स कैसे एड्रेस बन गया, खाली नम वन कैसे एड्रेस बन गया, सेगमेंट किधर है, ऑफसेट किधर है? व्हेन वी राइट नम वन और बी एक्स, जो भी है कुछ भी लिखो, तो दिस इज जस्ट द ऑफसेट एस, द सेगमेंट। तुम जरूरी नहीं है कैसे लिखो, मतलब वी कैन ऑल्सो राइट एड्रेसेस लाइक, बेहतर तरीका तो यही था कि तुम्हें इस तरह से सिखाया जाता है कि इस तरह से एड्रेस लिखो। इस पहले एक सेगमेंट लिखो, फिर कोलन लगाओ, और फिर नम वन लिखो। तो इससे तुम्हें ये कंफ्यूजन ना होती बिल्कुल कि यार ये हम तो सिर्फ आधा एड्रेस लिख रहे हैं। लेकिन बहरहाल सेगमेंट जो है वो इम्प्लाइड है, विच मीन्स के जब भी तुम एड्रेस लिखते हो सेगमेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे साथ चिपकी होती है, ठीक है। अगर कभी तुम एएफडी खोलो, तो एएफडी खोल के अगर तुम सेगमेंट्स की वैल्यू देखो तो सारी सेगमेंट एक ही होएगी। यानी बेसिकली जिंदगी आपकी आसान की हुई है कि आपको सेगमेंट हर जगह साथ लिखनी नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, जैसे जैसे किताब में आगे जाओगे तुम्हें सेगमेंट की साथ जरूरत पड़ेगी। तो ये ना समझना कि हम बस ये थ्योरी की बातें हैं, हम सेगमेंट लिख नहीं रहे, सेगमेंट है, मौजूद है,
बिहाइंड द सीन्स है, इम्प्लाइड है, ऑटोमेटिक है। ठीक है, आगे जाके तुम इस किस्म के काम तुम्हें करने पड़ेंगे जब तुम इंट्रा सेगमेंट जंप किया करोगे। दूसरा सवाल इसका ये था कि यार ये जो तुम डेटा लिखते हो इसको मैं कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे क्यों नहीं लिख सकता, इस तरह प्रोग्रामिंग में लिखते थे। प्रोग्रामिंग में इस तरह करते थे ना सी प्लस प्लस में कि ऊपर वेरिएबल्स बना लेते थे, तो इधर भी ऐसे ही कर लो। प्रॉब्लम ये है कि जब इस कोड को उठा के तुम असेंबलर के अंदर रखोगे, एएफडी में रखोगे, तो एएफडी ये समझेगा कि ये कोड लिखा हुआ है और वो इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। ये कोड नहीं है, कोड तो ये है, निमोनिक है, कमांड है, ये कमांड है, ये कमांड है, कोड तो ये लिखा हुआ है, ये तो कमांड्स नहीं है, इनको एग्जीक्यूट तो नहीं करना। num1 सिर्फ धोखा है, लेबल है, और DW कमांड नहीं है, निमोनिक नहीं है, ये डायरेक्टिव है जो सिर्फ ये बताता है कि भाई तुमने मेमोरी के इतने सेल्स में ये चीज रखनी है। थोड़ा सा आगे जाके हम इसको रख लेंगे इधर, लेकिन उसका एक खास तरीका है। इसको रखते इसलिए नहीं कि असेंबलर इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। कभी ये रख के देखना, इसको ऊपर रख के देखो, कंपाइल करो और असेंबलर में उसमें खोलो एएफडी में, तो तुम्हें नजर आएगा कि एएफडी इसको चलाने की कोशिश करेगा, इस फाइव को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। तो वो इस वजह से फिलहाल नहीं रखते। तो सेगमेंट एसोसिएशन का टॉपिक ये है कि ये जो जितने तुम एड्रेस लिखते आए हो आज तक, इन सारी एड्रेसेस के साथ एक सेगमेंट खुद ब खुद बिहाइंड द सीन्स चिपका हुआ है। ये नहीं समझना कि नहीं है, बिल्कुल है। प्लस इसको आपको जरा याद करना पड़ेगा, इस हेडिंग को थोड़ा सा। इसमें आपको सेगमेंट एसोसिएशन बताई होगी कि कौन सी सेगमेंट किस ऑफसेट रजिस्टर के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ी हुई है। जैसे जब भी मैं each segment is associated with a default offset register. For example, SS is associated with SP. SS जो है स्टैक सेगमेंट, वो SP के साथ जुड़ी हुई है। इसी तरह CS जो है कोड सेगमेंट इज एसोसिएटेड विद IP। और इस तरह काफी सारी है, ये याद करनी पड़ती हैं। वी कैन ओवरराइड these associations, but they exist by default। अगर आप चाहो कि यार CS को किसी और के साथ जोड़ दो तो आप जोड़ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं, ओवरराइड कर सकते हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट एक हर सेगमेंट जो है वो एक ऑफसेट के साथ चिपकी हुई है। यानी बेसिकली जब भी वो ऑफसेट रजिस्टर इस्तेमाल करोगे वो सेगमेंट खुद ब खुद लग जाएगी साथ, तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं। सो व्हेनेवर यू यूज कुछ भी कह लो SP, remember that SS automatically gets, so it gets linked, या क्या कह लो, gets linked to that address to form complete logical address। ना भी करते तो ठीक था, ये सेगमेंट एसोसिएशन ना भी रखते, प्रोग्रामर को कहते हैं कि यार तू लिख सेगमेंट हर दफा, खत्म बात। भाई अगर सेगमेंट एसोसिएशन ना होती तो बस होता ही है कि प्रोग्रामर को हर दफा जब भी वो एड्रेस लिखता उसको साथ सेगमेंट लिखनी पड़ती। तो बस थोड़ी सी जिंदगी आसान की हुई है कि हर दफा आपको सेगमेंट ना लिखनी पड़ेगी। प्लीज पढ़ लेना, उसको याद करना। इसमें काफी सारे एमसीक्यूज हैं इस छोटे से हिस्से में। एमसीक्यूज क्या है कि भाई कौन सा रजिस्टर किसके साथ जुड़ा हुआ है, बस ये याद करना होता है। एड्रेस रैप अराउंड भी एक इंटरेस्टिंग सी बात है। वो ये है कि तस्वीर नहीं बना के दिखाया हुआ यार। एड्रेस रैप अराउंड ये होता है कि अगर आप मेमोरी के या सेगमेंट के एंड तक पहुंच गए हो, कैसे कहूं मैं इसको, रैम एक अलमारी है, ठीक है, रैम। फॉर एग्जांपल सेगमेंट तुमने यहाँ पे खोली है और ऑफसेट की वैल्यू तुमने बहुत बड़ी दे दी है। यानी कहना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर तुम उस सेगमेंट में ऑफसेट ऐड करो तो रैम खत्म हो जाएगी, तुम बाहर निकल जाओगे। ठीक है, रैम थी 100 सेल्स की, तुमने सेगमेंट में वैल्यू दी 80, इसका मतलब है तुमने 80 से स्टार्ट किया, और तुमने ऑफसेट में वैल्यू दी 50, तो 80 प्लस 50 तो 130 होता है यार।
रैम तो थी 80 100 की थी रैम, तो तुम बेसिकली रैम से बाहर निकल गए ना, बाहर तो नहीं निकल सकते। तो इसको अब रैप अराउंड इसको कहते हैं कि ये इसमें कोई एरर नहीं आएगा, वो रैप अराउंड एड्रेस रैप अराउंड हो जाएगा, विच मीन्स कि वो 80 से शुरू होएगा, वो 100 तक जाएगा, अब रैम खत्म हो गई है, अब वो दोबारा 0 से शुरू कर देगा। तो अगर तुम 80 सेगमेंट रखो और 50 ऑफसेट रखो, तो वो जाएगा किस एड्रेस पे, 30 एड्रेस पे, यानी 20 ऊपर जाएगा, उसके बाद रैप अराउंड होके नीचे आ जाएगा। तो एड्रेस रैप अराउंड एक कॉन्सेप्ट है कि अगर तुम्हारी सेगमेंट खत्म हो जाए या तुम्हारी मेमोरी खत्म हो जाए और तुम अभी भी आगे जा रहे हो, तो वो उसमें एरर कोई नहीं है, वो रैप अराउंड कर जाता है, वो मतलब दोबारा नीचे से दोबारा शुरू कर देता है, रैप अराउंड वो लपेट देता है, दोबारा से शुरू कर देता है। और इसकी समरी ये है इस टॉपिक की कि समरी इसकी ये है कि ओनली सर्टन, तुम गौर करना इस चैप्टर में तुमने किया क्या है, तुमने सिर्फ एक अरे ऐड की है, 3 नंबर ऐड करते रहे हो, बार 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 3 नंबर ऐड करते रहे हो। लेकिन अब अगर जाके तुम अपने पुराने प्रोग्राम्स देखोगे तो तुम्हें नजर आएगा कि हर दफा हमने किसी डिफरेंट तरीके से उस नंबर तक पहुंचे हैं। कभी अरे के नाम से पहुंचे हैं, कभी उसको बीएक्स की तरफ करवा के पहुंचे हैं, कभी ऑफसेट की मदद से पहुंचे हैं। तो चक्कर ये है कि ओनली सर्टन लीगल मेथड्स आर देयर फॉर राइटिंग इफेक्टिव एड्रेस। ये 7 है, ये एमसीक्यू में बड़े काम आते हैं। कर तो लिया है हमने, पढ़ तो हमने लिया है, इस्तेमाल भी कर लिया है, लेकिन एक्चुअली वो मतलब इसको याद करने के एंगल से ये बड़े जरूरी है। तो इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है, जो इस एंगल ब्रैकेट के अंदर आता है, और इसके सिर्फ 7 लीगल मेथड्स हैं, ठीक है। वी कैन यूज द फॉलोइंग रजिस्टर्स इन एड्रेसिंग। हम बीएक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, यार ये जरा करते जाना और जहां पे फंस जो मुझे बता देना। बीएक्स बीपी इस्तेमाल कर सकते हैं, एसआई या डीआई इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एड्रेसिंग के अंदर हमने कौन सा इस्तेमाल किया, हम बेसिकली बीएक्स ही करते रहे, और तो हमने कुछ नहीं यूज किया। लेकिन एक्चुअली हम 4 रजिस्टर्स यूज कर सकते थे एज पॉइंटर्स। इनको बेस बेस रजिस्टर्स कहते हो, इनको इंडेक्स रजिस्टर्स कहते हो। इनका नाम ही है, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स। तो एड्रेसिंग में तुम ये 4 रजिस्टर्स यूज कर सकते हो। अब मेथड्स हैं क्या एड्रेसिंग के, यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं। मतलब तुम ये देखो कि हमने आज सिर्फ किया क्या है, 2 हेडिंग्स की हैं, लेकिन वो जरूरी है बहुत, मतलब वो हर एंगल से, तुम्हारे एग्जाम के एंगल से भी और वैसे भी ये एज अ रेफरेंस भी ये यूज होती हैं। डायरेक्ट एड्रेसिंग ये है कि प्रोग्रामर को डायरेक्ट एड्रेस आता है, उसको पता है कि सेल कौन सा है, तो वो डायरेक्ट एड्रेस ही टाइप कर दे, खत्म बात। वो कहे कि मैंने 1234 सेल पे जाना है, ये नहीं होता, ये नहीं होता। लेकिन बहरहाल ये एक लीगल तरीका है एड्रेस डायरेक्टली टाइप करने का। ज्यादातर ये होता है कि हम बेस रजिस्टर की मदद से हम एड्रेसिंग करते हैं, ये आपने की है, ये है। बल्कि इनफैक्ट जो मैंने प्रोग्राम अभी खोला हुआ था वो भी तो यही है ना, ये बेस रजिस्टर है, बीएक्स इस्तेमाल किया हुआ मैंने इफेक्टिव एड्रेस में, ये भी बीएक्स इस्तेमाल हुआ है। तो ये कौन सी एड्रेसिंग हुई हुई है, ये बेस रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग हुई हुई है। वंस अगेन करना तुम्हें आ गया है, करना पिछली दफा ही आ गया था। एमसीक्यू कैसे करना है, एमसीक्यू ऐसे होएगा कि ये वाली कौन सी एड्रेसिंग हुई हुई है, तो ये बेस रजिस्टर इनडायरेक्ट हुई है। अच्छा अगेन जरूरी नहीं है कि बीएक्स इस्तेमाल करते हैं, बीपी भी इस्तेमाल कर सकते हो। बेस रजिस्टर्स में दोनों अलाउड है, बीएक्स और बीपी। इंडेक्स रजिस्टर इनडायरेक्ट, तो इंडेक्स रजिस्टर अगर यूज कर रहे हो तो उसमें या एसआई आएगा या डीआई आएगा, बाकी लॉजिक वही रहती है। बेस रजिस्टर प्लस ऑफसेट, तो जो एड्रेसेस यूज होंगे उसमें एक तुम्हें बेस रजिस्टर नजर आएगा, उसके साथ प्लस कोई नंबर नजर आएगा, वो नंबर ऑफसेट है, ठीक है। जैसे हम करते थे ना BX+2, BX+4, BX+6, तो वो बेस रजिस्टर प्लस ऑफसेट कहलाएगा। और अगेन जरूरी नहीं है जहां पे बेस रजिस्टर का लफ्ज आ जाए वहां पे समझ जाओ कि BX भी यूज कर सकते हो और BP भी यूज कर सकते हो। ये सारी बातें बहुत जरूरी है एमसीक्यूज में, क्योंकि आपको ये जब एड्रेस
जब ये डायरेक्ट एड्रेस नजर आता है तो आपको मोड पहचानना होता है। फिर इंडेक्स रजिस्टर प्लस ऑफसेट कर लेना, कल मान दो। अच्छा, अब बेस और इंडेक्स को जमा कर सकते हैं, ये अलाउड है। यानी हम एक बेस रजिस्टर जब पकड़ सकते हैं, एक इंडेक्स पकड़ सकते हैं, दिस इज अलाउड। ठीक है, दिस इज अलाउड। बी एक्स प्लस एस आई कर सकते हो, बी एक्स प्लस डी आई कर सकते हो। जो नहीं कर सकते वो दो इंडेक्स जमा नहीं कर सकते और दो बेस जमा नहीं कर सकते, वो इलीगल है। और आखिरी होएगा बेस प्लस इंडेक्स प्लस ऑफसेट। इसमें ये होएगा कि बेस रजिस्टर भी होएगा, इंडेक्स भी होएगा और ऑफसेट वैल्यू भी होएगी। यहां तक पढ़ के आना है, 1.5 सफ़ा है सिर्फ। ठीक है, सिर्फ 1.5 सफ़ा है ये ब्रांचिंग वाले चैप्टर का फर्स्ट पेज। और ये मुश्किल है ये। ठीक है, तो एक बार थोड़ी सी अपनी बेस बना के आना। लो मैं रुकूंगा, काफी लेट हो गया हूँ आज। तो काम किया कुछ नहीं आज हमने, कोई कोड नहीं लिखा, कुछ नहीं किया, लेकिन ये थ्योरी वाले हिस्से फंसे हुए थे जो मुझे पता था कि करने जरूरी है लास्ट टाइम से। लो भाई 2 1 मिनट मुझे देना बस, मैं 2 मिनट में वापस आया।